तो अब आइए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमने अभी तक जो भी फेडरलिज्म रिलेटेड टॉपिक पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि पावर शेयर होती है, पावर शेयर होती है, पावर शेयर होती है। लेकिन अब हम रियल मायने में पावर शेयरिंग को पढ़ने वाले हैं कि पावर शेयरिंग होती कैसी है। सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको पढ़ना होगा कि द फैक्ट्स दैट द गवर्नमेंट आर ग्रांटिंग डिफरेंट लेवल ऑफ पावर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे, आपको भी पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है, ये बनाया हुआ है कि हमारे दो अलग अलग लेवल को काम करने के लिए अलग अलग पावर्स दी गई होगी। यहां पर हम लिख सकते हैं ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ग्रांटेड द पावर ऑफ लेजिस्लेशन, द पावर ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब नियम बनाने की पावर, द पावर ऑफ लेजिस्लेशन फॉर फॉर बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट by by a set of a set of lists लिस्ट। ठीक है, तो आसानी से हम कह सकते हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन की पावर दी जाएगी, कानून बनाने की पावर दी जाएगी, लेकिन शर्त क्या होगी, एक ही शर्त होगी। और वो शर्त क्या होगी, वो शर्त आइए देखते हैं, वो किसके अंदर होगी, सेट ऑफ लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के ग्रुप के अंदर होगी कि इसमें कौन कौन से काम आपको करने हैं, कौन कौन से काम आपको कैसे कैसे करने हैं, तो उसकी एक लिस्ट बनाकर आपको दे दी जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। इंडिया में फॉलो कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट किए जाते हैं, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किए जाते हैं। तो पहली बात, दो लिस्ट तो पक्का होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आती है वो लिस्ट जिसका नाम है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट असल मायने में ये क्या है, ये एक वैसी कानूनों के लिए, ये एक वैसे फील्ड की लिस्ट है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट अपना कानून बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट को पता चले कि उसका कानून जो है वो कौन से फील्ड के रिगार्डिंग जा रहा है। ठीक है, ये आया, बहुत इजी है ये वाला, तो आप आसानी से बना सकते हो। तो यूनियन लिस्ट इस तरीके से वर्क करती है, समझ में आया। अब यूनियन लिस्ट के बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारी होगी इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें वैसी पॉलिटिक्स आएंगी। हाँ, दिस लिस्ट grants the power grants the power to यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, दिस लिस्ट ग्रांट्स द पावर टू यूनियन गवर्नमेंट, ये यूनियन गवर्नमेंट को पावर देती है। कौन सी लिस्ट, तो ये वाली लिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है, ये क्या क्या कार्य करती है, तो इसके बारे में बात करेंगे तो क्लियरली कह सकते हैं कि कैरीज इट कैरीज द subjects of it carries the subjects of national importance। ठीक है, इसके अंदर वो सभी सब्जेक्ट आते हैं जिसमें देश की जरूरत की बात हो। अब पहली बात, ये वैसी लिस्ट है जिस पर यूनियन गवर्नमेंट सरकार बनाती है या नियम बनाती है, तो ऐसी वैसी लिस्ट तो होंगी नहीं। इसके अंदर वो सभी सब्जेक्ट आए होंगे जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल और नेसेसरी होते हैं हमारे किसके लिए, इन सिस्टम्स के लिए। तो बहुत ही इजी टर्म में हमने इसको कहा कि यूनियन लिस्ट की सब्जेक्ट की होगी। और इसके अंदर कौन कौन से मुद्दे आएंगे, इसके अंदर वो सभी मुद्दे आएंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हों। अब नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं, तो आइए इसके अंदर हम एग्जांपल्स के लिए डालकर देख लेते हैं कि नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे कौन से हो सकते हैं। डिफेंस सुरक्षा अपने आप में कितना बड़ा है, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जो भी हमारी कमांडिंग डिफेंसेस हैं उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, इसकी जिम्मेदारी हमें यूनियन लिस्ट में दी गई है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है किसकी, तो फॉरेन अफेयर्स,
फॉरेन अफेयर्स का मतलब होता है विदेशी मामले। क्या? विदेशी मामले। तो ये मामले कहां कहां पर है, किस किस देश में है, तो इसके लिए हम लोग फॉरेन अफेयर्स को जानते हैं। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स बहुत ही सिंपल सा टास्क था, इसको हम समझ गए। अब इसके बाद किसकी बारी आती है, तो इसके बाद बारी आती है हमारी कम्युनिकेशन। एक बात याद रखना, सिम कार्ड, नेटवर्किंग और बैंकिंग, मतलब इन सभी के लिए जो भी नियम बनते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट ही बनाती है। उसके बाद किसकी बारी आती है, बैंकिंग। लो भाई, इसको यूनियन लिस्ट में क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया क्योंकि बैंकिंग एक ऐसी अथॉरिटी है जो हर स्टेट के लोग यूज करते हैं, और हर स्टेट के लिए लोग के लिए अलग अलग बैंकिंग अथॉरिटी और अलग अलग बैंकिंग नियम बनाना गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या जरूरत थी, एक सेंट्रल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी, जो किसके जरिए दिखता है, हमें अपनी बैंकिंग सिस्टम्स के जरिए दिखता है। और इस पर कौन नियम बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट नियम बनाती है। अब इस जो भी लिस्ट है ना, इन लिस्टों की एक जबरदस्त खासियत ये है कि ये सब नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं, यानी इस पर देश की भलाई टिकती है पूरी की पूरी, और इस पर नियम कौन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट नियम बना सकती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के लिए तो यह फील्ड बन गया, अब बारी आएगी किसकी, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, इस लिस्ट पर यह लिस्ट किसको पावर देती है, दिस लिस्ट ग्रांट पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। किसको, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है। अब जब ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रही है तो सिंपल तौर पर आप और हम कह सकते हैं कि इसमें वैसे सब्जेक्ट आएंगे जो क्या हो, स्टेट इंपॉर्टेंस वाले हो। तो इसके अंदर क्या क्या कह सकते हैं, बिल्कुल यहां वाला ही लाइन उठा के लिखिए, इट कैरीज द सब्जेक्ट्स ऑफ, इट कैरीज द सब्जेक्ट्स ऑफ व्हाट, ऑफ क्या, किसका, स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस। स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस, यानी किन किन टाइप के सब्जेक्ट को रखता है, स्टेट इंपॉर्टेंस के या लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट को रखता है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बहुत ही इजी है, क्योंकि ये जो भी सब्जेक्ट होंगे ये तो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के लिए बने होंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम आएगा, तो यहां पर जो हमने देखा वो डिफेंस था, वो नेशनल डिफेंस था। यहां स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के लिए यहां पर डिफेंस कौन आएगा, तो यहां पर आएगा पुलिस। यानी पुलिस से संबंधित जो भी नियम है वो स्टेट गवर्नमेंट खुद ब खुद बना सकती है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी था एकदम ही। स्टेट गवर्नमेंट पुलिस रिगार्डिंग सारे के सारे नियम बना सकती है, इन पे कोई भी कानून कर सकती है। अब आगे नेक्स्ट क्या होगा, हर स्टेट का ट्रेडिंग अलग होता है, तो ट्रेड और कॉमर्स के लिए जो भी नियम होगा वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, ट्रेड एंड कॉमर्स। लीजिए, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ट्रेड एंड कॉमर्स की बात आई है तो बात कर लेते हैं इस पे थोड़ा सा अच्छे से। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंस का टॉपिक है जो स्टेट इंपॉर्टेंट का तो है ही, साथ ही साथ ये अपने साथ कुछ और टर्म भी लेकर आता है, जिसमें क्लियरली ये बात कही गई है कि हम कह सकते हैं कि ये इस राज्य के सारे अथॉरिटेरियन रिजीम को कंट्रोल करता है। क्या करता है, सारे अथॉरिटेरियन रिजीम को कंट्रोल करता है। अब अथॉरिटेरियन रिजीम को कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ, ये उन मैटर्स पे ध्यान देता है जो स्टेट गवर्नमेंट की भलाई के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया। इसके बाद आप लोग कहोगे कि नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी में सब्जेक्ट आते हैं जुड़े हुए, आपको पता है। अब यहां पर हमने कम्युनिकेशन, बैंकिंग जैसे बड़े बड़े सब्जेक्ट देखे, तो यहां हम छोटे छोटे सब्जेक्ट देखेंगे, जैसे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जैसे छोटे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग और भी छोटे सब्जेक्ट्स की। तो इसमें और भी कई छोटे छोटे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के बाद अपना क्या आ जाएगा, इरिगेशन।
इरिगेशन, तो ये कुछ छोटे सब्जेक्ट थे, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं। तो इन सब्जेक्ट पे जब भी बात करनी हो ना तो ये अलग अलग किस्म के होते हैं, ठीक है। और इन पे जो भी हमारा नियम बनेगा या फिर इनके जितने भी नियम बनते हैं वो सब छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टर्म जो आता है, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो इसी में कॉन्सेप्चुअलाइज कर लेना है आपको कि ठीक है, तो स्टेट लिस्ट के ये बात होते हैं। अब ये तो अलग अलग हो गए, इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट आते हैं, इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट आते हैं, इसके अंदर वो भाग बना हुआ है, ये अपने मैटर में ध्यान देता है, ये अपने मैटर में ध्यान देता है। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जिनके बारे में हम बात अभी करते हैं, आइए तो देखते हैं कि वो क्या होता है। तो अब ना हमारे सामने एक और लिस्ट आती है, तो आप बोलोगे अरे दोनों तो हो गए, स्टेट गवर्नमेंट का अलग हो गया, यूनियन गवर्नमेंट का अलग हो गया, ये कौन सी लिस्ट है? तो ये वैसी लिस्ट है जो दोनों के लिए आती है, ठीक है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम होता है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये वैसे सब्जेक्ट की लिस्ट है ना जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर उन सभी मैटर पे बात होती है जो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नेंस और सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट तीनों के लिए बहुत ही मददगार होती है, और इसीलिए इसको किसके अंदर रखा गया है? कंकरेंट लिस्ट के रखा गया है, ठीक है। तो इस लिस्ट के जरिए क्या होता है, तो इस लिस्ट के जरिए ना दोनों ही गवर्नेंस इस पर रूल बना सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले, इट कैरीज द सब्जेक्ट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये वैसे वैसे सब्जेक्ट्स को लेके आती है जिसके पास बोथ लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब दोनों ही लेवल की इंटरेस्ट इसके पास मौजूद होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात आ गई कि इसके अंदर दोनों ही लेवल के सब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं और दोनों ही लेवल की अथॉरिटी और ग्रांटेंस होती है इनके पास। अब इतना तो एकदम इजी था, ठीक है, इतना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, जिसके जरिए आप आसानी से समझ सकते हो कि हाँ यार ये गवर्नेंस है, ये इस लेवल पर काम करती है। लेकिन जुड़े ही टर्मों में बात करें तो जुड़े हुए टर्मों में हमारे सामने एक और बात आती है कि इसके ऊपर दोनों लेवल ऑफ गवर्नेंस नियम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा जिसके अंदर दोनों अपना नियम बना सकते हैं? तो इसके अंदर आता है हमारा एडुकेशन, शिक्षा। शिक्षा पे तो राज्य को भी भलाई करनी है, शिक्षा पे केंद्र को भी भलाई करनी है, तो ये हमारा जो लिस्ट है वो किस में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ऐसा नहीं है कि कोई करंट लिस्ट है, कॉन्करेंट मतलब साथ में रहने वाली, इसको हिंदी में समवर्ती लिस्ट कहते हैं। उसके बारे में आपको नहीं जानना है, लेकिन इंग्लिश में ही जाना हो तो इसको एडुकेशन एक फील्ड है। आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट के अलग प्लान होते हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग प्लान होते हैं। आपने अगर अपने इलाके के सरकारी स्कूल्स को देखा होगा तो उनमें इजीली आप कह सकते हो कि मिड डे मील मिलता है, दोपहर का खाना, वो हमारा क्या है? वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। और आपने देखा होगा कि बुक्स मिलती हैं फ्री में, तो वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। फिर ऐसे करके मुख्यमंत्री साइकिल योजना करके एक आई थी, जिसके अंदर बच्चों को 9th-10th के बच्चों को साइकिल दी जाती थी ताकि वो स्कूल जा सके। तो इन टाइप के जो भी नियम बनते हैं ना एजुकेशन रिलेटेड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे नियम बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे नियम बनाती है, ठीक है। अब एजुकेशन के बाद क्या आता है? तो इसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बारे में तो सबको पता है, ट्रांसपोर्टेशन कितना अच्छा माना जाता है, मतलब इसके बारे में बात करें तो बेहतर यही होगा कि सबको पता है कि ट्रेन, एयरवेज, एयर बसेज, रेलवेज और रोडवेज, इन तीनों पर तो हर स्टेट के पास लगभग ये तीनों के तीनों है। ट्रेन, ट्रेन तो हर स्टेट से जाती है तो स्टेट वाइज हो गया। रोडवेज हर स्टेट का है, एनएच अलग है, स्टेट हाईवे अलग है, तो उसके बारे में बात कर लिए हम लोग। तो ये जो टर्म है ना,
इस पर जो नियम बनते हैं वो दोनों लेवल ऑफ गवर्नेंस बना सकते हैं। ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि दोनों लेवल को पब्लिक इंटरेस्ट देना है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक लेवल ही सिर्फ लोगों का भलाई करेगा, दो लेवल है, दोनों पब्लिक भलाई कर सकते हैं, दोनों में पब्लिक का इंटरेस्ट दिया जा सकता है। और इसी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट देने के लिए ट्रांसपोर्टेशन को वैसा बनाया गया है जिसके जरिए पब्लिक इंटरेस्ट दी जा सके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये वाला एकदम क्लियर केस था। ठीक है, अब आगे आइएगा तो आगे आपको पता चलेगा कि ये अलग अलग टर्म पर अलग अलग तरीकों से भी जानी जाती है। इसके अलावा आपने पता होगा कि फॉरेस्ट, जंगल हर राज्य में होते हैं, तो फॉरेस्ट पर भी इसमें नियम बनाए जाते हैं। फॉरेस्ट रिगार्डिंग नियम भी स्टेट गवर्नमेंट के अलग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग होते हैं। ट्रेड, अभी हमने पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट में था ट्रेड एंड कॉमर्स, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट में नहीं होगा, वो होता है यूनियन गवर्नमेंट में भी। इसीलिए उसको क्या कर दिया गया है, अलग निकाल दिया गया है। क्या करके कि भाई तुम अलग ही रहो और तुम अलग का अलग ही मैटर बनाओ। इसके बाद यूनियन, यूनियंस एंड पार्टीज, वो पार्टी वैसा वाला नहीं, यूनियन, गैंग, ग्रुप जो बनता है ना कि हाँ लेबर यूनियन, टीचर्स यूनियन या फिर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, तो उन सभी के ऊपर भी नियम कंकरेंट लिस्ट में होता है। यानी इनके ऊपर नियम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। ठीक है, तो ये वैसे ही लिस्ट का मैटर। अब आगे आता है तो इसमें और भी टर्म आते हैं, ये बहुत बड़ी लिस्ट है ना, दो दो नियम बना रहे तो इस पर बहुत लिस्ट होगी। ठीक है, इसमें आता है मैरिज, मैरिज शादी विवाह संबंधित जो भी नियम होते हैं, पूजा पाठ के नहीं लीगल नियम जो होते हैं कानूनी, उनके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो इसका यूज करते हैं। ये बहुत ही कॉमन टर्म है, इसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में आओगे तो नेक्स्ट केस में आएगा तो हमारा अगला टर्म बहुत ही आसानी से आ सकता है हमारे सामने, जहां पर हम लिख सकते हैं अडॉप्शन। बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है ना, तो अडॉप्ट करने के लिए भी कुछ एक स्पेसिफिक नियम बनाए गए हैं जिसके जरिए क्लियरली कहा जाता है कि बच्चों के अडॉप्शन की प्रोसेसेस क्या होंगी, उसमें कैसे बच्चों को अडॉप्ट करना है, और उसके रिगार्डिंग जितने भी नियम होते हैं ये सब होता है। एंड और उससे भी भयंकर एंड सक्सेशन, सक्सेशन, सक्सेशन मतलब हमारी संपत्ति, मेरी खुद की संपत्ति मैं किसको ट्रांसफर करूंगा, यानी कि मेरे संपत्ति का वारिस कौन होगा। वो कहते हैं ना कि एक विल बनाते हैं लोग जिसके अंदर वो लोग लिख देते हैं कि मेरी संपत्ति इनको जाएगी या इनको जाएगी, तो वैसे टाइप के रिगार्डिंग जितने भी नियम होते हैं वो कंकरेंट लिस्ट में रखते हैं। ये लोग दोनों लोग बनाते हैं, ये दोनों लोग बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। अब आप लोग बोलोगे कि सर स्टेट गवर्नमेंट भी नियम बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियम बना रही है। अगर एजुकेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम बनाया कि इस बार 1 से 8 तक के सारे बच्चों को एग्जाम में 50 मार्क्स का लिया जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया नहीं इस बार 1 से 5 तक सारे बच्चों का 100 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा, तो यानी कि अगर लॉ कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाए तो, यानी दोनों नियम बना दें और उसमें झगड़ा होने लगे तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बेटर मान जाएगा। ठीक है, आते हैं देख ही लेते हैं। इफ देयर इज ए केस ऑफ conflict, if there is a case of conflict in law making, लॉ मेकिंग यानी कि नियम बनाने के केस में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट दिखता है तो क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट दिखता है तो क्या करेंगे, इन इज देयर इज अ केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग और देयर मस्ट always be privileged to privileged to सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है,
तो अगर लॉ मेकिंग में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा किसको प्रिविलेज देना चाहिए? किसको प्रिविलेज दे देना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिविलेज देते हो तो कैन यू इमेजिन कितना अच्छा होगा, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सभी लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिविलेज दे देना चाहिए, अच्छा बात माना जाता है, अच्छा मैटर है। तो ये था हमारा वो टर्म। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर क्या यही सब कुछ है? हाँ, मतलब ये लिस्ट हो गई, ये टॉपिक हो गया, सब खत्म? तो नहीं, उन सब्जेक्ट का क्या जो किसी लिस्ट में नहीं है, या उन सब्जेक्ट का क्या जो संविधान बन रहा था उस वक्त थे ही नहीं। हाँ, ऐसे भी तो सब्जेक्ट थे ना। 1950 से लेकर आज तक कई अलग अलग चीजें खोज हो गई। जैसे उस वक्त समुद्र में ट्रेवल करने का कुछ नहीं था, सी ट्रेडिंग का कुछ नहीं था, इस वक्त नहीं माना जाता था। उस वक्त बाउंड्री लाइंस का कुछ केस नहीं था। तो उस वक्त के हिसाब से उन वक्त तो लिस्ट नहीं थी, उनको लिस्ट में नहीं रखा गया था। और चीजें तो अब खोज के आ रही है ना, तो इनके लिए क्या करेंगे? इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका अपनाया जाता है। और इसके लिए हमारा सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है? तो गवर्नेंस में जब संविधान बन रहा था ना, उस वक्त वो लोग उतना भी सोच चुके थे कि जो लिस्ट अभी नहीं है उनका क्या, फ्यूचर में जो चीज खोजी जाएगी उस पर भी तो नियम बनाने होंगे ना। उस पर कौन नियम बनाएगा? उस पर नियम बनाने के लिए उन लोगों ने कहा कि अभी नहीं है ना, बाद में आएगा ना, तो उसका नाम क्या रख देना? उसको इन लोगों ने कहा रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट का मतलब वैसे सब्जेक्ट जो क्या हो, जो बच गए, जिन जो किसी में नहीं आते हैं। अब रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट वैसे सब्जेक्ट होते हैं जो उस वक्त नहीं खोजे गए थे। एग्जाम्पल अगर इसका लिखने की कोशिश करोगे तो एग्जाम्पल आएगा आपका कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब हम और आगे जा सकते हैं और भी कई सारे टर्म्स पे गो ऑन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उतना नहीं जाना है। तो इस पर नियम कौन बनाता है? इस पर नियम कौन बनाता है? इस पर नियम बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इस पर नियम बनाती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। नियम बनाने का जिम्मा किसको दिया गया? यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार चाहे तो नियम बना सकती है, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आइए हम रेशियोज पर बात कर लेते हैं कि किसको पास कितनी ज्यादा पावर है। यूनियन लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट एक नियम। स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट एक नियम। कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस यूनियन गवर्नमेंट एक एक नियम। लेकिन झगड़ा हो गया तो एक नियम यूनियन गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा, ठीक है। अब रेसिडुअरी सब्जेक्ट, यूनियन गवर्नमेंट एक नियम। यानी कि अगर आप प्रेफरेंस देखोगे यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट का, तो आपको प्रोपोर्शन में मिलेगा कि यूनियन गवर्नमेंट एक, दो, तीन सब्जेक्ट पे नियम बना सकती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट दो सब्जेक्ट पे नियम बना सकती है। जो इजीली शो कर रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट इज मच मोर पावरफुल देन एनी स्टेट गवर्नेंस, ठीक है। इस टॉपिक से आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब आते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। अब ऐसा क्लियरली ऑब्जर्व किया गया है, एक बार दो बार नहीं, कई बार ऐसा क्लियरली ऑब्जर्व किया गया है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो हमेशा मतलब किसी ना किसी मैटर के रिगार्डिंग उनको लगता है कि यार हमको प्रिविलेज नहीं मिली है, तो वो थोड़ा सा बैकवर्ड फील करते हैं, बैकलैश फील करते हैं। तो उनके लिए ना बहुत ही सिंपल तरीके से कहा गया है कि इस प्रिविलेंस के अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जुडिशियरी मदद कर सकती है। क्या कर सकती है? जुडिशियरी मदद कर सकती है। और जुडिशियरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस केस में। अगर कहीं पर भी इतने टॉपिक में कहीं पर भी कोई भी झगड़ा होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उनके पावर को एक्सप्लेन करने के लिए जुडिशियरी को कदम दिया जाता है। जुडिशियरी हैव अ राइट एंड अथॉरिटी टू एक्सप्लेन द लॉ एंड ऑर्डर फॉर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो इन सभी विषयों पर, इन सभी सब्जेक्ट्स पर, लिस्ट पर एक्सप्लेनेशन कौन दे सकता है? तो जुडिशियरी। तो एक क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू से दैट जुडिशियरी इज मच मोर इंपॉर्टेंट रोल इन फेडरलिज्म? तो इसमें कैसे इतना ज्यादा रोल था फेडरलिज्म का के अंदर जुडिशियरी का? तो आप आसानी से कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, if there is any conflict between
if there is any conflict between union government or state government, judiciary have right to explain the thoughts or subjects of matters within the both states or different groups of states. तो इसके लिए हम कह सकते हैं thus we can say that the Supreme Court or judiciary have higher authority and ranking for judiciary. ठीक है, क्लियरली समझ में आया? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जुडिशियरी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और इस मैटर पे आसानी से ध्यान दिया जा सकता। तो बढ़िया था, मैंने पूरा का पूरा चैप्टर लगभग कवर कर दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम है आपको, तो आप बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में हमें या कमेंट में हमें बता दीजिएगा। और प्रीवियस वीडियोस देखने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी यार, बिल्कुल जाकर देख सकते हैं आप हमारे प्रीवियस वीडियोस। और हाँ यार, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करिए धड़ाके से, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल पे। हम आपको ऐसे ही फीचरिंग अपडेट देते रहते हैं और साथ ही साथ आपकी कोर्स कंप्लीट भी कराने में मदद करते हैं। एग्जाम्स आने के सेशन में तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी लिस्ट बनाकर लेकर आने वाले हैं और उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यार सब्सक्राइब करो और घर बैठे ही पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।